हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो सीजीएल और एमटीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन हम लोग इस लेवल पे करेंगे कि जो क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उनके आसपास की चीज़ों को भी देखेंगे कि जिससे कि आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाए। ठीक है, तो एक बार हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हिस्ट्री और पहला जो क्वेश्चन है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों हथियारों में मुख्य रूप से डैश है की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। मतलब किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो एक बार हम लोग इसको समझते हैं की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, तो एक बार देखिए क्या है कि इसका आंसर होगा कांसा। ठीक है, और कांसा क्यों होगा तो एक बार हम लोग इसको भी समझते हैं। तो कांसा या ब्रॉन्ज, ठीक है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे कि देखिए क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको एक बार हम इस तरीके से समझेंगे कि आपके जो है वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन उठ के आ जाए एग्जाम में, लेकिन ये जो मैं आसपास की जो चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा उनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे कि देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम या प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्टोरिक टाइम या आधे ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब ऐतिहासिक काल। टाइम को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, या इतिहास को 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। अब देखिए है क्या बात, ये जो है इतिहास को या हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड, ये आधार इसका क्या है, क्यों डिवाइड किया गया। तो प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब है ऐसा टाइम जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जब आप उसकी खुदाई करें तो वहां पर जो अवशेष हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो वहां पर पाए जाएं। ठीक है, लेकिन जो रिटन एविडेंस हैं वो ना पाए जाएं, लिखित साक्ष्य ना पाए जाएं। आप सोच के देखो कि जब इंसान पहले पहले यहाँ पर धरती पर आया तो उसने चीज़ें तो बनाई, हथियार बनाए और बहुत कुछ बनाया, लेकिन वो लिखना नहीं जानता था। तो इसका मतलब रिटन एविडेंस ना मिले, लिखित साक्ष्य ना मिले हों, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हों, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड का मतलब आधे ऐतिहासिक काल, और आधे ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, रिटन एविडेंस भी मिलेंगे, लेकिन ये जो रिटन एविडेंस हैं इनको पढ़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंसान जब पहले पहले आया, जब उसने लिखना शुरू किया, उसकी स्क्रिप्ट या लिपि और भाषा वो अलग थी, और आज भी लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो रिटन एविडेंस तो है लेकिन पढ़े नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे हम टाइम पीरियड को हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम या आधे ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिकल पीरियड देखिए क्या है, ऐतिहासिक काल, और इसका मतलब क्या है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, रिटन एविडेंसेस, लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो हैं वो पढ़े भी जा सकते हैं। ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम में आप किसे रखते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब आप यहाँ पर रख सकते हैं स्टोन एज को। स्टोन एज का मतलब पाषाण युग, जब इंसान या मानव जो है पृथ्वी पर आया और उसने पत्थर के औजार वगैरह बनाए, उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन रिटन एविडेंस जो है वो नहीं हमको मिलेंगे, क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। उसके बाद देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा का जो कल्चर है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का जो कल्चर है, वहाँ पर हमको रिटन चीज़ें तो मिली हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको, है ना, क्योंकि वहाँ का जो है जो चिन्ह है, भाषा है, स्क्रिप्ट है, वो सब अलग है। तो ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक। और इसका उसके बाद क्या आता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हो, रिटन एविडेंस भी हो, रिटन एविडेंस को पढ़ा भी जा सके, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं अपनी वैदिक सभ्यता को, वैदिक एज। या आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर महाजनपद का टाइम पीरियड आया, महाजनपद का टाइम पीरियड का मतलब जब हमारे यहाँ पर नगर जो हैं बने, और नगर का मतलब कौशाम्बी हो गया, और मगध हो गया, उज्जैनी हो गया, वो सारे बने, तो उस टाइम पर 600 बीसी के आसपास का समय। तो ये आप लोग मोटा मोटा जो है हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। इसके बाद देखिए क्या है, अब जो ये स्टोन एज है, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हों लेकिन रिटन एविडेंस ना मिले हों। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि एक जो
थॉमसन नाम के एक व्यक्ति थे, पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि डेनमार्क है, वहाँ पर नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी थी और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, प्रागैतिहासिक जो काल है उसको क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया स्टोन एज, पाषाण काल, एक को उन्होंने बोला कि ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, और एक को उन्होंने बोला आयरन एज या लौह युग। मतलब जब इंसान पत्थर के हथियार वगैरह यूज करता था वो स्टोन एज हो गया, और स्टोन एज के बाद उन्होंने बताया कि अक्सर जो आती है वो ब्रॉन्ज एज आती है। मतलब मनुष्य ने जो है हथियार वगैरह बनाने शुरू किए ब्रॉन्ज के, कांसे के, और उसके बाद कौन सी एज आती है, आयरन एज या लौह युग। हालांकि देखिए क्या है, यहाँ पर एक बात आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर स्टोन एज, भाई इंसान पहले आया, उसने पत्थर के औजार यूज किए, फिर कांसे वाली सभ्यता आई, जैसे हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता है, वो हड़प्पा जो हमारे यहाँ पर सभ्यता है वो कांसे का यूज करती थी, ब्रॉन्ज का जो है यूज करती थी, उसका मतलब वो ब्रॉन्ज कल्चर था हमारे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आयरन एज आया कि जब लोहे के लोग जो है हथियार वगैरह यूज करने लगे, लोहे से लोग परिचित हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो ब्रॉन्ज एज है या स्टोन एज है या आयरन एज है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, अब एक बार हम लोग यहाँ पर पीछे को तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा, तो यहाँ पर कांसा आ गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला था, हाँ ध्यान आ गई, हाँ देखिए कि स्टोन एज, ठीक है। अब भाई ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जैसे कि अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका में देखिए क्या है कि अफ्रीका में क्या हुआ कि अफ्रीका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जब इंसान आया तो उसने स्टोन का तो यूज किया है, पत्थर के औजार उसने बनाए हैं, लेकिन क्योंकि अफ्रीका में वो जो स्थान थे वहां पर लोहा ज्यादा अवेलेबल था, तो स्टोन एज के बाद सीधे वहां पर कौन सी एज आई, आयरन आई। लोहे के हथियार उन्होंने पहले बनाना शुरू कर दिया क्योंकि लोहा अवेलेबल था, और उसके बाद वहां पर आई है ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ये थॉमसन ने बोला, तो ये हर जगह सत्य बात नहीं है। अपनी दिमाग लगा के सोचो कि जहां पर पाषाण या पत्थर के औजार तो सबसे पहले इंसान ने बनाने शुरू किए, लेकिन उसके बाद जो चीज जहां पर अवेलेबल होगी उसकी चीजें वो बनाएगा। तो अफ्रीका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर पहले स्टोन एज आई, बाद में फिर आयरन एज आई, उसके बाद में ब्रॉन्ज एज आई है, ब्रॉन्ज के हथियार लोगों ने बनाना शुरू किए, ठीक है। तो हमको जो है इससे, ये जो मैंने आपको समझाया है, इससे 2-3 चीजें आपकी जो क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो हाँ जो ये इसका मतलब यहाँ पर कांसा हो जाएगा, ठीक। लोहे के बाद में क्या हुआ, और यहाँ पर इन्होंने जो प्लेस दिया है देखो, मध्य पूर्व, ठीक, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर वही थॉमसन वाला जो डिवीजन है कि पहले स्टोन एज आया, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया, और उसके बाद आयरन एज आया। तो वही तो पूछ रहा है कि आयरन एज के पहले क्या यूज करते थे, ब्रॉन्ज का यूज करते थे, कांसे का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन हर जगह ये सही नहीं है क्योंकि ये 2 प्लेस लगे, यहाँ पर थॉमसन वाला डिवीजन लागू होता है। अफ्रीका का वो जो मैंने आपको पॉइंट बताया वहां पर अगर जो पूछे तो वहां पर ये वाला लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे देखो भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो है, ये देखिए कि पुरा पाषाण का मतलब जब पत्थर के जो है औजार यूज किए जाते थे, तो पत्थर के जब औजार यूज किए जाते थे ये कहाँ पर है ये पूछ रहा है ये। और 1 सेकेंड, ये देखिए ये फिगर आप देखिए, तो भीमबेटका देखो कहाँ पर है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, ठीक। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गुफा पाई जाती है भीमबेटका। और भीमबेटका जो है, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 700, ठीक है, गुफाएं लगभग हैं, और 700 में जो 500 गुफाएं हैं वहाँ पर चित्र पाए गए हैं। और ये जो भीमबेटका की गुफा है इसको सबसे पहले खोजा किसने, ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो 1957 में, 1957 में वाकड़कर महोदय थे, वाकड़कर, ठीक है। तो वाकड़कर महोदय ने जो है 1957 में भीमबेटका की गुफा को खोजा था। एक और पॉइंट इसके बारे में, आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, और यूनेस्को क्या करता है, तो यूनेस्को वर्ल्ड लेवल पर जो इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, विरासत स्थल हैं, उनको शामिल करता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने इस भीमबेटका की गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो भीमबेटका की जो गुफा है, इसमें देखो ये जो चित्र है मैंने लगाए हैं, देखो इंसान जो है पहले जो है चित्रकारी कैसे करता था, जब शुरू में पाषाण काल में जब वो पत्थर से औजार बनाया करता था, उस टाइम पर वो ऐसे ऐसे चित्र बनाता था। तो ऐसे ऐसे ही चित्र यहाँ पर मिले हैं भीमबेटका में, ठीक है, पाषाण काल के, स्टोन एज के। तो इसका क्लियर हो गया। भीमबेटका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो हड़प्पा के नगर जो है कहाँ नहीं पाए गए हैं, तो एक बार इसको भी समझते हैं। हड़प्पा, और हड़प्पा का देखिए मतलब क्या है। तो हमारे यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता जो है, तो एक बार हड़प्पा सभ्यता, और एक बार मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, जब इंसान पत्थर के औजार जो है वो यूज करता था। पत्थर के औजारों के बाद आप जो है यहाँ पर हड़प्पा वाला कल्चर पढ़ेंगे, हड़प्पा कल्चर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। और हड़प्पा सभ्यता के बाद जब आप आएंगे तब आप हमारे यहाँ पर वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोन, हड़प्पा, वैदिक, तो स्टोन एज की थोड़ी सी हमने अभी बात की थी। अब इसके बाद देखो हड़प्पा वाला आ जाओ। हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है, मैच्योर हड़प्पा का, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो हमारे यहाँ पर पनपी वो 2350 में पनपी। तो एक बार एक सेकेंड, 2350, वन सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि 2350 बीसी से लेकर लगभग 1750 बीसी हमारे यहाँ पर जो है सबसे पहले नगर बना है, मतलब जो नगरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, उसको हम बोलते हैं हड़प्पन कल्चर। वो कब हुआ? 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में। और हमारे यहाँ पर देखिए क्या है कि ये रिवर आपको दिख रही होगी, इस रिवर का नाम है इंडस या सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के जो आसपास है यहाँ पर नगरीकरण हो जाता है। वो जो नगरीकरण या अर्बनाइजेशन हो जाता है तो बहुत सारे नगर बस जाते हैं। अब जब खोज हुई, खुदाई हुई, तो सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान पे जो है वो खुदाई हुई और वहां पर अवशेष पाए गए, इस वजह से इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब और खुदाई हुई तो ये पाया गया कि जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसके आसपास आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कि बहुत सारी बस्तियां उसके आसपास में हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए ये है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसके आसपास ये क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर था। तो देखिए ये मैप में हमको पता है कि ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। तो ईस्ट में देखिए कि ये आलमगीर प्लेस पड़ता है, आलमगीर, और आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जो आलमगीर है वहां से लेकर वेस्ट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक प्लेस पड़ता है सुतका गेंडोर, यहाँ तक है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ की अगर जो हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो जम्मू कश्मीर में देखिए क्या है, एक प्लेस है मांडा, यहां से लेकर महाराष्ट्र जो है वहां पर एक प्लेस है दायमाबाद, यहां तक है। तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन। अब ये देखिए है क्या, तो लगभग 1100 किलोमीटर जो है नॉर्थ और साउथ में इसकी जो है लंबाई है, और लगभग 1600 किलोमीटर जो है ईस्ट और वेस्ट में इसकी चौड़ाई है। ये इसका एक्सपेंशन है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये रिवर का नाम लिखा हुआ है कि आलमगीरपुर जो है वो किस रिवर के किनारे है, तो हिंडन रिवर के किनारे। जो ये मांडा है किस रिवर के किनारे है? चेनाब रिवर के किनारे। ये भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो सुतका गेंडोर है ये दास्क या दास्त नदी के किनारे है। और जो महाराष्ट्र में दायमाबाद है ये किस रिवर के किनारे है? तो गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी, उसके किनारे है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हाँ, यहाँ पर हम लोग एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं है, मतलब कहाँ हड़प्पा के जो सभ्यताएं नहीं है। तो इसका मतलब देखो हड़प्पा का जब आप एक्सपेंशन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जब आप एक्सपेंशन देखेंगे, वन सेकेंड, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक्सपेंशन देखेंगे तो देखो इस साइड अफगानिस्तान पड़ जाता है, तो अफगानिस्तान के साइड में भी इसके कुछ प्लेसेस थे, पाकिस्तान में थे और इंडिया में तो थे ही। तो एक बार देखो जरा, अफगानिस्तान AFG में लिख रहा हूँ इसको, और पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और उसके बाद इंडिया, ठीक, भारत। और भारत में भी अगर जो आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर है, ठीक, जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर इसके स्थल पाए गए हैं। और हरियाणा के बाद आप राजस्थान का नाम ले सकते हैं, तो यहाँ पर स्थान इसके पाए गए हैं, स्थल पाए गए हैं। गुजरात, इसका नाम आप ले सकते हो। यूपी, यहाँ नाम ले सकते हो। महाराष्ट्र, आप इसका नाम ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है इनके स्थल पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। अब मैं आपको देखिए क्या है कि हरियाणा में कौन कौन स्थल है, पंजाब में कौन सा स्थल है, उसका डिस्कशन अभी यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है। डीप में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर देखो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखो, राजस्थान में तो है, हरियाणा में है, गुजरात में है, कहाँ पर नहीं है? उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है आगे वाला, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। और आगे का क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे कहा जाता था नगर दुर्ग, ओलंपस, निचला नगर, कोलोसियम। और इधर भी आप लोग पढ़ लेना, सिटाडेल है ना, ओलंपस और लोअर टाउन और कोलोसियस। ठीक है, और साथ साथ में आप लोग जो है ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है अपना करियर क्रैक हब, ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। और अगर जो आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आपके पास जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुंच सकें और आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक कर सकें, है ना। तो जिन्होंने भी नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता से ही ये क्वेश्चन है, और हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए जानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पहला अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आया, वो कब आया? हड़प्पा कल्चर में आया। अब शहर बनाए गए तो शहरों का कुछ स्ट्रक्चर होगा कि बसाए गए होंगे, है ना। तो कैसे बसाए गए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि शहरों को जो बसाया गया है वहाँ पर देखो ईस्ट वेस्ट में बसाया गया है। ये देखिए, ये जो है ईस्ट में था और ये वेस्ट में था। वेस्ट वाले पार्ट को हम सिटाडेल कहते थे, या इसको हम लोग वेस्ट वाले पार्ट को दुर्ग बोलते थे, और जो ईस्ट या पूरब में था उसको हम लोग निचला शहर बोलते थे, है ना, निचला शहर। अच्छा, जो दुर्ग होता था, देखो दुर्ग यहाँ पर है, ऊंचाई पर है ना, और जो निचला शहर है वो नीचे है। साथ साथ में जो निचला शहर है देखो वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह में लग रहा है बसा हुआ है, और जो दुर्ग है वो छोटा है। ये होता क्या था? तो ये जो दुर्ग होता था जो कि वेस्ट पार्ट में बसाया जाता था, और यहाँ पर जो प्रशासक होते थे या जो राजा होते थे वो रहते थे, है ना। राजा या जो भी प्रशासक होता था उनका निवास स्थान था दुर्ग, और जो आम जनता थी वो कहाँ पर रहती थी? वो लोअर टाउन में रहती थी, है ना। तो इसका मतलब ये मुख्यतः हड़प्पा के जो मुख्य मुख्य नगर हैं वहाँ पर ऐसी ही डिजाइन पाई गई है, दुर्ग और निचला शहर। तो एक बार अब आप मेरे को बताइए कि आंसर क्या होगा। हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे कहा जाता था क्या? नगर दुर्ग। भाई निचला नगर किसको कहते थे? ये तो जो बड़ा वाला था और जो नीचे था, है ना, और जहाँ पर सामान्य जनता रहती थी उसको निचला नगर कहते थे। ठीक है, अब आगे एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? चांदी, सोना, तांबा और लोहा। अब देखो, अगर जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप ना भी आप पढ़े हो तब भी इसका आंसर कर सकते हो। कैसे? तो देखो, हथियार की बात है ना, कि हथियार इसका मतलब वेपन की बात कर रहा है, और वेपन की अगर जो बात कर रहा है तो क्या आप जो है चांदी से बनाओगे? चांदी से तो हथियार नहीं बनाओगे, ज़्यादा जो है अच्छा हथियार ही नहीं बनेगा, कठोर या रिजिड जो काम कर सके नहीं बन पाएगा। सोने से भी नहीं बनाया जाएगा, इन दोनों से तो आभूषण बनाओगे, आप ज्वेलरी बनाओगे, है ना। बचते हैं तांबा और लोहा। तो हमारे यहाँ पर लोहा तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में आया है, आयरन एज तो हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बाद में आई है ना। इसका मतलब सिर्फ एक बचा, करेक्ट आंसर क्या है? तांबा, है ना। एक बार हम लोग जो है ये वाले तो क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल है ना में आया हुआ है। एक बार जो इसके आसपास वाली जो है चीज़ें वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो इसलिए डिस्कस करेंगे कि भाई हो सकता है ये वाला एज इट इज क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो आसपास वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, अगर जो आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग हैं वो लोग कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे, किन किन मेटल्स के बारे में वो जानते थे, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, ट्रिक है सोचता, ठीक, और सिटी। सोचता सिटी, एक सेकेंड, सिटी की मैं लिख दूँ, हाँ, सोचता सिटी, 1 सेकेंड, हाँ, सोचता सिटी, तो सोचता सिटी, ठीक है। तो ये है कि कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे हड़प्पा वाले। जो सोचता सिटी का मतलब देखो, सो से बनाओ सोना, ठीक है, चा से बनाओगे क्या? चांदी, और ता से क्या बनाओगे? ता से आप बनाओगे तांबा, ठीक। सी से आप क्या बनाओगे? सी से आप लोग बना लीजिए सीसा, और टी से आप लोग बना लीजिए टिन। तो ये जो धातुएं मैंने लिख दी है ना, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, सोचता सिटी, इनसे परिचित थे हड़प्पा वाले लोग। और ध्यान देना, इससे नहीं परिचित थे हड़प्पा के लोग, इसको इसके बारे में नहीं जानते थे। तो अगर जो आ जाए कि हड़प्पा के लोग जो है लोहे जो है आयरन जो है उसके बारे में जानते थे क्या, तो नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद आगे एक बार मूव करते हैं। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे, मतलब सोना कहाँ से लाते थे हड़प्पा वाले जो लोग हैं? तो सोना नॉर्मल सी बात है, अभी भी अगर जो हम जानते हैं कि जो सोने की खदानें हैं वो कहाँ पर हैं? कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक से लाते थे। अब आसपास की थोड़ा सा चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा वाले जो लोग हैं वो कर्नाटक जो है यहाँ से तो लाते थे सोना, ठीक है।
उसके बाद देखिए वो लोग जो है तांबा कहाँ से लाते थे, तो तांबा जो है एक राजस्थान में एक प्लेस पड़ता है, राजस्थान में एक माइन है, खदान है जिसका नाम है खेतड़ी खदान, है ना, खेतड़ी माइन, तो वहां से ये लोग लाते थे तांबा। ठीक, उसके बाद देखो अफगानिस्तान, और ये जो अफगानिस्तान है यहां से ये लोग क्या लाते थे, तो अफगानिस्तान से ये लोग लाते थे टिन। ठीक है, और तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कॉपर, और ये क्या है, ये है टिन, ये हो गया कॉपर और ये हो गया टिन। और ब्रॉन्ज, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग ब्रॉन्ज एज जो है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज का मतलब है ये कॉपर और टिन को मिला के क्या बनाया जाता था, इसको मिला के बनाया जाता था ब्रॉन्ज या कांसा। ठीक है, तो ध्यान देना कि कर्नाटक से सोना लाते थे, राजस्थान से तांबा लाते थे, कॉपर लाते थे, अफगानिस्तान से क्या लाते थे, टिन लाते थे, और कॉपर और टिन मिला के क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे, कांसा बनाते थे। ठीक है, एक बार नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है, तो संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, तो सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो है इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो इंडिया देखिए क्या है कि पर्शियन, ये जो है पर्शियन, पर्शियन का मतलब जो अरब वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, अरब जो जो है उनको हम लोग पर्शियन बोलते हैं। जो ग्रीक्स, मतलब जो ग्रीस सिटी है ना, ग्रीस, तो वहाँ के रहने वाले लोग क्या हैं, वहाँ के रहने वाले लोग ग्रीक हो गए, तो पर्शियन का मतलब अरब, और ये ग्रीक हो गए, और रोमन का मतलब ये समझ लीजिए यूरोप से हैं। तो पर्शिया में देखिए क्या हुआ कि पर्शियन में जो अपने यहाँ पर सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, तो ये जो अपने यहाँ पर सिंधु नदी हुआ करती थी, ये संस्कृत में सिंधु नदी जो है इसका वर्णन है संस्कृत में ये वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है सिंधु नदी। जो सिंधु जो रिवर थी, इसको जो पर्सिया वाले जो लोग थे वो लोग सिंधु नहीं कहते थे, इसको हिंदू कहते थे। ऐसा वो लोग क्यों करते थे, तो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पर पर्सिया या अरब में क्या हो जाता है, एस का वो लोग एच पढ़ते हैं, एस को क्या पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं, तो वो लोग हिंदू बोलते थे। ठीक, और पर्सिया या अरब वाले लोग अपने रीजन को क्या बोलते थे, मतलब सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग, जो रहने वाले लोग हैं उनको वो लोग हिंदुइया बोलते थे, और जो ये रीजन है उसको क्या बोलते थे, हिंदूस बोलते थे। एक बार फिर से देख लो, जो सिंधु नदी है क्योंकि इसमें एस है, तो पर्सिया या अरब वाले लोग क्या करते थे कि वो लोग एस की जगह पर एच पढ़ते हैं, तो सिंधु को वो लोग सिंधु नदी को क्या पढ़ते थे, हिंदू पढ़ते थे, और सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या वो लोग बोलते थे, हिंदुइया बोलते थे, और जो सिंधु नदी वाला जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको क्या बोलते थे, उसको हिंदूस बोलते थे। अब देखिए क्या है, जो पर्सिया है, पर्सिया या अरब वालों से ये वाला वर्ड किसने सीखा, ग्रीक्स ने सीखा, ग्रीस के रहने वालों ने सीखा। अब ग्रीक में क्या है, ग्रीक में ये होता है, ग्रीक वाले लोग क्या करते हैं कि अगर जो किसी भी वर्ड के पहले एच है तो वो एच को साइलेंट कर देते हैं, वो लोग एच को नहीं पढ़ते हैं, और इसी वजह से जो हिंदू वर्ड है ये है ना, सिंधु हिंदू वर्ड जो है, तो वो एच को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, इस वजह से उन्होंने हिंदू की जगह उसको क्या कर दिया, इंडोस कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही ग्रीक जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो सिंधु है उसको इंडोस पढ़ा, जो यहाँ का रीजन है उसको इंडिया पढ़ा या इंडिका पढ़ा, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको इंदोई कहा, इंदोई। उसके बाद क्या हुआ, रोमन लोग, तो ग्रीक से फिर बाद में ये वर्ड्स रोमन के पास गए, और रोमन ने क्या किया कि सिंधु जो नदी है, मतलब जो कि बदलते हुए हिंदू हो गया था, इंडोस हो गया था, इंदस कह दिया, और रीजन हिंदूस है ना, पर्शिया वाले लोग बोलते थे, ग्रीक वाले लोग इसको इंडिया बोलते थे, लेकिन रोमन वाले लोगों ने क्या किया, इंडिया बोला, और उसके बाद हिंदुइया बोलते थे पर्शियन लोग, ग्रीक लोग क्या बोलते थे, इंदोई बोलते थे, और रोमन लोग इसको क्या बोलते थे, इंडियन बोलते थे। तो ये पूरी हिस्ट्री है इस वर्ड की। ठीक है, और ये जो वर्ड है इसका मतलब सबसे पहले जो सिंधु को हिंदू कहा वो पर्शियन लोगों ने कहा है। ठीक, तो वही तो पहुंचते पहुंचते सिंधु रिवर का हिंदू हो गया, हिंदू से फिर ग्रीक लोगों ने सीखा उसको इंदोस कहा, फिर रोमन लोगों ने सीखा उसको क्या बोल दिया, इंदस बोल दिया। यहाँ का जो रीजन है, जो पर्शियन लोग हैं हिंदूस कहते थे, ग्रीक वाले जो लोग हैं इसको इंडिया कहने लगे, और जो रोमन वाले लोग हैं इंडिया कहने लगे, और जो पर्शियन लोग हैं यहाँ के लोगों को हिंदुइया कहते थे, और जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने इंदोई कहा, और रोमन्स जो है उन्होंने इंडियन कहा। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री है। मतलब अगर जो पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया वर्ड ये किसने दिया, तो इंडिया वर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा तो भाई रोमन लोग कह रहे हैं, मतलब इंडस, इंडिया, इंडियन,
या ग्रीक लोग कह रहे हैं इंडिया, लेकिन इनका सबका ओरिजिन कहाँ से है? पर्सिया से है, क्योंकि इन सब लोगों ने, ग्रीक ने या रोमन ने ये वर्ड सीखा किससे है? पर्सियन से सीखा है या अरब वासियों से सीखा है। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले जो ये वर्ड दिया है ये किसने दिया है? अरब वासियों ने दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसका मतलब सिंधु, इसकी मैंने पूरी हिस्ट्री भी हम लोगों ने देखी। ठीक है, और इसी वजह से आप लोग हिस्ट्री में एक जो ट्रैवलर है, यात्रा करने के लिए जो आया था, मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसने एक बुक लिखी है इंडिका। इंडिका का मतलब इंडिया के जो रहने वाले जो लोग हैं, है ना, उनके बारे में उसने लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इतिहास, और इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आसपास की चीज़ों को भी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? मतलब ये कह रहे हैं कि जो वैदिक आर्य जो थे वो 7 नदियों वाले क्षेत्र में रहते थे, और उसमें से एक झेलम नदी भी थी, और झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है, एंशिएंट नेम है, वो क्या है? अस्किनी, परुसड़ी, विपाशा, वितस्ता, क्या है? तो भाई एसएससी सीजीएल में तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, लेकिन इस बार हो सकता है झेलम ना पूछ ले, कोई दूसरी पूछ ले, रावी पूछ ले, सिंधु पूछ ले, तब क्या करेंगे? तो वो भी तो आना चाहिए। तो एक बार हम लोग रिवर्स के बारे में जो है वो देख लेते हैं। ये हमने मैप दिया हुआ है, मतलब जो इंडो आर्यन लोग थे, जो वैदिक पीरियड जो है वो जब स्टार्ट हुआ, और कौन कौन सी रिवर्स जो है यहाँ पर थी, कौन सा क्षेत्र उनके रहने वाला था। तो जनरली जो है वो सिंधु जो रिवर है, और यहाँ तक सिंधु रिवर से, और ये सरस्वती रिवर है ना, सरस्वती रिवर, और इधर जो है सिंधु रिवर मेनली जो थी, वो जो है इनकी इसके बीच वाला जो ये वाला जो रीजन है, ये सिंधु रिवर आपकी रही है ना। तो ये वाला जो है वैदिक आर्य लोगों का रहने वाला स्थान था। मतलब इंडिया का अगर जो आप मैप बनाएंगे तो इस साइड वाला जो रीजन है ये वाला ऐसे पड़ेगा। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं कि रिवर्स। तो रिवर्स देखिए क्या है कि वर्तमान नाम जो है वो इधर दिया हुआ है कि सरस्वती, सिंधु, चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम, सतलज, घग्गर, गंडक, और इधर उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं कि नदीतमा, हिरण्य, अस्किनी, विपाशा, परुषड़ी, वितस्ता, ये आगे के नाम दिए गए हैं। तो एक बार अब ऐसे देखो, याद करने बैठेंगे तो याद होंगे नहीं, एक बार ट्रिक से हम लोग ध्यान कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे हमको याद हो जाएंगे, और गारंटी है कि आपको ये याद हो जाएगा रिवर। तो एक बार देखो, वर्तमान नाम क्या है? सरस्वती। वैदिक एज में जो सरस्वती है इसको क्या बोलते थे? तो सरस्वती जो है माँ है ना, तो माँ है मातेतमा। ठीक है, तो सरस्वती माँ है मातेतमा या नदीतमा, माँ माँ निकल रहा है ना, देवीतमा। सरस्वती माँ तो नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा। ठीक है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को हम लोग या वैदिक एज में इसको क्या बोला जाता था? हिरण्य बोला जाता था, इसको याद कर लेना। चिनाब देखो क्या है, चिनाब, अब चिनाब देखो चीन, अब चीन निकल रहा है ना, चिनाब से चीन, तो चीन से यहाँ से एक बार ट्रिक बनाते हैं, तो चीन से अगर जो आशिकी करोगे तो महंगी पड़ेगी ना, चीन से आशिकी नहीं करनी चाहिए। तो चीन से आशिकी नहीं करनी चाहिए, तो आशिकी से क्या हो गया? अस्किनी। ठीक, याद करना है ऐसे। ब्यास, अच्छा ब्यास जो थे वो ऋषि थे, अब ब्यास ऋषि थे, तो अगर जो कोई ऋषि है तो ऋषि के पास तो सारे लोग क्या करना चाहते हैं? पास में लोग बैठना चाहते हैं ऋषि के, तो व्यास ऋषि थे, ऋषि के पास में लोग बैठना चाहते हैं, तो पास, विपाशा। ठीक है, रावी, अब ये जो रावी है इसको आप रवि पढ़ लीजिए, तो रवि पढ़ लीजिए, तो रवि क्या है? रवि एक पुरुष ही तो है, तो पुरुष से क्या हो जाएगा? परुषड़ी। झेलम, अच्छा इंसान झेल कब जाता है? इंसान झेल तब जाता है जब उसके पास वित्त ना हो, पैसा ना हो, तो वित्त से क्या बन जाएगा? वितस्ता। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है हमको। सतलुज, अब यहाँ पर भी देखो सत है और यहाँ पर भी सत है, तो सतलुज को क्या बोलते थे? सुतुद्री बोलते थे। घग्गर, घग्गर का है, तो घग्गर का मतलब देखो क्या है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि घर घर, और घर घर घग्गर, और घर घर का मतलब यहाँ पर देखो घर घर 10 धोती या 10 साड़ी तो घर घर होती हैं, तो घर घर घग्गर 10 धोती, तो द्रसद्वती 10 धोती याद आ जाएगा। गंडक, और गंडक का मतलब अगर जो गंदगी है, गंडक या गंदगी, तो गंदगी तो हमेशा या सदा नीर या पानी से ही साफ करोगे तो सदा नीरा। तो ये इस ट्रिक से आप लोग जो है ये याद कर सकते हैं, आपको ये सारा चीज़ जो है वो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को, है ना, तो अच्छा क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने दिए नहीं, तो एक बार देख लो, अब तो आराम से आप अपने आप दे दोगे इस वजह से कि झेलम नदी जो है उसको क्या कहते थे? तो झेल जाओगे कब? वित्त नहीं होगा, वितस्ता। परुसड़ी किसका? परुसड़ी जो है वो कौन सी नदी है?
तो पुरुष, पुरुष रवि तो रावी। और अस्किनी, आशिक, आशिकी किससे नहीं करो भाई, चीन से ना, तो चिनाब। और पास, विपाशा पास, पास किसके बैठना है, तो पास आपके बैठना है ऋषि के, और ऋषि कौन थे, तो व्यास थे। तो ये व्यास का विपाशा हो गया, और रावी का परशुड़ी हो गया, चिनाब का अस्किनी हो गया, और झेलम का वितस्ता हो गया। ठीक है, तो एक बार देखो, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था वैदिक एज में। तो देखिए वैदिक एज में जो चीज़ें थी वो कैसी थी, तो वैदिक एज, वैदिक जो एज है वो हमारे यहाँ पर हड़प्पा काल के बाद आई। ठीक है, तो हड़प्पा काल के बाद आई, इसका मतलब पहले तो पाषाण या स्टोन एज हमारे यहाँ पर था, और स्टोन एज के बाद में हम लोग हड़प्पा वाला कल्चर पढ़ते हैं, और हड़प्पा कल्चर के बाद क्या पढ़ते हैं, हड़प्पा कल्चर के बाद हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, वैदिक टाइम पीरियड। अब होता क्या है कि हड़प्पा नगर में हमारे यहाँ पर के लोग क्या थे कि वो नगर निवासी हो गए थे। जनरली हम क्या है ये सोचेंगे कि अब तो और डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, ये समझ लो। उल्टा क्यों हो गया ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री की डीप में हम लोग क्लासेस करेंगे तब। अभी के लिए बस इतना। तो हड़प्पा में तो हम लोग अर्बनाइजेशन था, लेकिन वैदिक एज में फिर से हम लोग जो है पीछे पहुँच गए, बैकवर्ड चले गए। और यहाँ पर क्या है, वैदिक एज में कृषि भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं था, लेकिन जो है पशुपालन ये बहुत ज़्यादा होता था वैदिक एज में। और पशुपालन में मुख्यतः जो है कौन सा जानवर पाया जाता था, पाला जाता था, गाय पाली जाती थी। और सीधी सी बात है, आप सोचो कि कोई ऐसा टाइम पीरियड या कोई ऐसा इलाका जहाँ पर सिर्फ गाय गाय ही सबके पास हैं, रुपए पैसे नहीं है, वहाँ पर रुपए पैसे का कोई मतलब नहीं, सिर्फ गाय हैं, तो वहाँ पर धन जो है वो गायों को ही तो माना जाएगा, जब सिर्फ गाय है ही वहाँ पर और कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से वैदिक एज में सब कुछ गाय था, और इसी वजह से वहाँ के जो वर्ड हैं वो गाय से ही डिराइव्ड हुए हैं। देखो गवेषणा, गोमत, ये सब गाय से ही डिराइव हुए हैं। तो एक बार इनके मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो दुहित्री देखिए किसको कहते थे, दुहित्री कहते थे पुत्री को। वैदिक एज में दुहित्री किसको कहते थे, पुत्री को कहते थे। गवेषणा, गवेषणा का मतलब होता था गायों के लिए होने वाला युद्ध, या गायों की खोज को कहते थे। सीधी सी बात है, जब गाय ही सब कुछ है तो गाय के लिए ही तो युद्ध होगा। तो गवेषणा, ठीक है, गाय के लिए होने वाला युद्ध। और गोमत उस इंसान को कहते थे जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी, और जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी वही धनवान था, वही सब कुछ था, क्योंकि उस टाइम पर गाय ही तो थी मेन, है ना। तो गोमत, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा कि धनवान व्यक्ति गोमत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, तो इसका आंसर है देखिए ऋग्वेद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद दिए गए हैं, तो इसका आंसर तो ऋग्वेद है। लेकिन अब सीधे से आंसर ऐसे कर लेंगे तो फिर मज़ा थोड़ी ना आएगा कि यही वाला क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट हो जाएगा आगे वाले एग्जाम में। हो भी सकता है, लेकिन 80% है नहीं जो है यही वाला एज इट इज़ अगले साल ही थोड़ी ना दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमको देखनी चाहिए, वहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है उसका इनसे रिलेशन है, तो एक बार आप इसको सही से समझ लीजिए। देखिए जो वेद, वैदिक एज में जो वेद लिखे गए वो 4 वेद जो है वो लिखे गए, और 4 वेद में एक तो है ऋग्वेद, ठीक है, और उसके बाद है सामवेद, और उसके बाद है यजुर्वेद, और उसके बाद है अथर्ववेद। ये 4 वेद लिखे गए, ठीक, ये 4 वेद हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे के 2-3 क्वेश्चन है एसएससी में आए हुए हैं और यहाँ से आपके हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो अभी आपका जो एग्जाम आ रहा है वहाँ से भी आने के चांसेस हैं। तो ऋग्वेद देखिए क्या है, ऋग्वेद में मेनली क्या किया गया है, यहाँ पर जो देवता है ना, देवताओं की भक्ति के लिए इसमें श्लोक दिए गए हैं। देवताओं की भक्ति के लिए क्या दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं। अब सामवेद में देखिए क्या किया गया है कि सामवेद में ये जो ऋग्वेद में श्लोक दिए गए हैं, ये वाले श्लोक, कुछ यही वाले श्लोक यहाँ पर रिपीटेड हैं, सामवेद में भी हैं, और साथ साथ में कुछ और श्लोक यहाँ पर भी लिखे गए हैं। लेकिन जो वो श्लोक या मंत्र हैं उनको लयबद्ध किया गया है, ठीक है। लयबद्ध क्यों किया गया है कि जब मतलब जिससे ये गाया जा सके, और इस वजह से यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर सामवेद गायन से संबंधित है, और जो आप लोग स्वर पढ़ते हैं, सुर पढ़ते हैं, सारे गामा पाधा निसा, तो ये भी सबसे पहली बार इनका उल्लेख कहाँ पर है, सामवेद में है। इस वजह से सामवेद को गायन का वेद भी बोला जाता है, ठीक। यजुर्वेद में देखिए क्या है, यजुर्वेद में
जो यज्ञ वगैरह जो करते हैं और यज्ञ वगैरह करने के लिए जो कर्मकांड होते हैं वो दिए गए हैं कि यज्ञ कैसे की जाएगी, उसके कर्मकांड दिए गए हैं। ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में देखिए क्या है, अथर्ववेद में जादू टोना, जी ठीक, जादू टोना, तंत्र मंत्र ये दिया गया है। ठीक है, लोक परंपराएं, तो लोक परंपराएं ये यहाँ पर दी गई हैं। भूत प्रेत ये सब जो है यहाँ पर दिए गए हैं अथर्ववेद में। एक इंपॉर्टेंट बात, वैदिक एज में जो लोग जिन्होंने वेदों की रचना की है वो तो आर्य हैं, उनको आर्य कहते हैं। ठीक है, वेद हालांकि वेदों को श्रुति कहते हैं जो सुने गए, और वैदिक एज में इनको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। तो वैदिक एज में जो मुख्य जनजाति थी वो आर्य थे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इनकी रचना तो इनको जो है लिपिबद्ध तो किसने किया है, आर्यों ने किया है, लेकिन जो अथर्ववेद है इसको लिपिबद्ध किसने किया है, इसको लिपिबद्ध अनार्यों ने किया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल। ठीक, और देखिए 10 मंडल, अब मंडल का मतलब क्या हो गया, तो मंडल का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके किताब जो होती है उसमें अध्याय होते हैं, आपकी किताब में जो चैप्टर होते हैं, समझ लीजिए वैसा ही कुछ 10 मंडल है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपका जो अध्याय होता है, चैप्टर होता है, उसमें हेडिंग दी रहती हैं। ठीक, हेडिंग्स दी रहती हैं। तो ऐसे ही हर मंडल में यहाँ पर क्या दिए गए हैं, हेडिंग्स दी गई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूक्त बोलते हैं। उसके बाद आपकी जो किताब होती है उसमें अध्याय होते हैं, अध्याय के अंदर क्या हेडिंग्स होती हैं, और हेडिंग्स के अंदर पॉइंट लिखे होते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं। तो सूक्त के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो क्या लिखी हैं, वो मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, तो अध्याय, हेडिंग्स, पॉइंट्स, ऐसे ही ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, एक मंडल के अंदर कई सारे सूक्त हैं, और एक सूक्त के अंदर कई सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं, मतलब मंत्र हैं। यहाँ पर इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 10 मंडल हैं, और अगर जो टोटल बात करें कितने सूक्त हैं, तो 1028 इतने सूक्त हैं, और एक सूक्त में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। तो टोटल अगर जो मंत्रों की बात करें तो ये मंत्र हैं 10,552 मंत्र हैं। ठीक, ऐसे ही सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में मतलब मंडल हैं, सूक्त हैं और मंत्र हैं, उन पर हम अभी बात नहीं करेंगे। ये इस पे हमने बात इसलिए की क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 मंडल हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था, तो ऋग्वेद, अब ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल, उस 7वें मंडल में जिक्र किसका है, दशराज युद्ध का। ये दशराज युद्ध है क्या, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख क्यों है, तो पहली बात, ऋग्वेद का जो मंडल है उसको किसी न किसी ऋषि ने लिखा है। तो 7वां मंडल जो लिखा है वो ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। किसने लिखा है, ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। ठीक, अब इसकी थोड़ा सा कहानी देखते हैं कि क्यों लिखा है, क्या है ये। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा एक थे जिनका नाम था सुदास, और सुदास के पहले जो पुरोहित थे वो कौन थे, पहले इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, आपने नाम सुना होगा। और सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को हटा दिया पुरोहित के पद से और अपॉइंट किया नए पुरोहित के रूप में गुरु वशिष्ठ को। अब सीधी सी बात है, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, गुस्सा तो आएगा। तो विश्वामित्र इससे जो है बहुत गुस्सा हुए सुदास से, और विश्वामित्र ने क्या किया, 10 राजाओं का एक संघ बनाया कि भाई अब तो सुदास को हम मजा चखाएंगे ही, और 10 राजाओं का एक संघ बनाया, और सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो 10 राजाओं से युद्ध किया ना, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, 10 राज युद्ध, है ना। लेकिन हालांकि 10 राजा जरूर थे एक तरफ, लेकिन जो विजय हुई वो विजय किसकी हुई, राजा सुदास की हुई। तो ये जो 10 राज युद्ध है इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, और 7वां मंडल लिखा किसने है, तो वशिष्ठ ने लिखा है। ठीक, ठीक है, अब आगे को एक बार चलते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार का काम करता था। ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, कौन करता था इसमें से, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए सबसे पहले जो है, जो ये जो अभी हम लोगों ने ऋग्वेद की बात की है ना, तो ऋग्वेद में क्योंकि 10 मंडल है टोटल, अभी हमने बात की थी, और 10 मंडल का जो आखिरी वाला जो मंडल है 10वां, ठीक है ध्यान देना, आखिरी वाला जो मंडल है 10वां मंडल। अब हमको पता है कि हर एक मंडल में क्या होते हैं, सूक्त होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। तो 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम ही है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। और सबसे पहली बार पुरुष सूक्त में क्या किया गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था का मतलब
यहीं पर सबसे पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वैदिक टाइम पर पुरुष, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है इसका डिवीजन किया गया है। हालांकि ये जातियां डिवाइडेड थी ऋग्वैदिक टाइम पर, लेकिन ये जो जातियां ऋग्वैदिक टाइम पर जो डिवाइडेड थी ये जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित डिवाइडेड थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर जो एक माँ है और एक माँ के 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं, अगर जो बड़ा वाला जो बेटा है वो बाई चांस यज्ञ करता है, करवाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ठीक है, तो वो हो गया ब्राह्मण। जो सेकंड नंबर वाला जो बेटा है वो सैनिक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया क्षत्रिय। जो तीसरे नंबर वाला जो बेटा है वो क्या करता है? वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, व्यापार में लगा हुआ है, तो वो हो गया वैश्य। और जो चौथा वाला बेटा है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कृषि क्रियाओं में लगा हुआ है, ठीक है, और वो हो गया शूद्र। तो एक ही माँ के 4 बेटे ऋग्वैदिक टाइम पर, पहले वाला ब्राह्मण हो जाएगा, दूसरा वाला सोल्जर जो है वो क्षत्रिय हो जाएगा, तीसरा वाला वैश्य जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था, और चौथा कृषि क्रियाओं से जुड़ा हुआ था, तो वो हो जाएगा शूद्र। आप खुद ही सोच के देखो कि ऋग्वैदिक टाइम पर क्या बताइए कि जो ये जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था थी इसमें अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत थी। क्या बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई से के हाथ से पानी नहीं पिएगा? वो कहेगा कि तुम अपवित्र हो। भाई 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 हैं, तो इसका मतलब उस टाइम पर अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए क्या किया ब्राह्मणों ने, ये सोचा कि भाई हम जो है पहले पायदान पर ही रहें। ये पहले पायदान पर थे, ये दूसरे रैंक पर थे, ये तीसरे रैंक पर थे, ये चौथे रैंक पे थे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई हमारे जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो भले ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हों या ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जुड़े हों, लेकिन उनको ओहदा एक ही मिलना चाहिए, मतलब वो नंबर 1 पे ही रहने चाहिए। तो धीरे धीरे जो है वो जातियां कर्म आधारित ना होकर के क्या होने लगी? जन्म आधारित होने लगी। भाई आपका ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया, बस आप ब्राह्मण हो, ठीक है। तो ये वाली परंपरा जो है ये चल निकली। और पहले तो वेद लिखे गए, हमको पता है कि भाई ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। और वेदों के बाद में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है ये जो सबसे पहले जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें देखिए जो डिवीजन है ये ऐतरेय ब्राह्मण है ना, और ऐतरेय, ऐतरेय, ठीक है। तो एक है ऐतरेय ब्राह्मण, और इस ऐतरेय ब्राह्मण में क्या किया गया कि ये जो है पूरी तरीके से ये बताया गया है, ये ऋग्वैदिक टाइम के बाद में ये वाला ग्रंथ लिखा गया, और इसमें भी ये बताया गया है कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके पेशे क्या हैं, ये क्या क्या काम करेंगे। और यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में ये बताया गया कि भाई जो ब्राह्मण है वो क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। और क्षत्रिय क्या हो सकते हैं? तो क्षत्रिय सैनिक हो सकते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो क्षत्रिय क्या हो सकते हैं? क्षत्रिय सैनिक हो सकते हैं, न्याय काम ये करेंगे, क्षत्रिय करेंगे, भूमि के मालिक हो सकते हैं, ठीक है, तो भूमि के मालिक हो सकते हैं। वैश्य क्या करेंगे? तो वैश्य जो है व्यापार करेंगे। और वैदिक एज में वैश्यों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, अनस्य वलीकृत। अनस्य वलीकृत का मतलब क्या है कि ये जो वैश्यों को बताया गया है यही मुख्य करदाता थे, जो मेन जो टैक्स देते थे वो कौन देता था? वैश्य देते थे। और पहले तो देखो ऋग्वैदिक टाइम पर शूद्रों से तो ये कहा गया था कि भाई आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कृषि क्रियाओं में आप लग सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इनको चौथे पायदान पर पहुंचा दिया गया और इनको अनटचेबल, अछूत माना जाने लगा, और इनसे कहा जाने लगा कि भाई अब आप क्या करोगे? ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करो, मेन तुम्हारा काम ही यही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो जरा क्वेश्चन करो कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो खेती, पशुपालन और व्यापार तो कौन करता था भाई? वैश्य, ठीक है। तो ब्राह्मण पढ़ते थे, पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, करवाते थे, क्षत्रिय सेना और न्याय, शूद्र ऊपर के 3 वर्णों की सेवा, ठीक है। उसके बाद आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, गण, जन, परिषद, राजन। इनमें से क्या? तो एक बार देख लेते हैं कि इनमें से क्या। तो इनसे रिलेटेड टर्म समझ लेते हैं कि जिससे कि जो आगे आपका एग्जाम आ रहा है उसमें आपको फायदा हो। साथ साथ में देखिए कि ये वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, इस वजह से आप जो करियर क्रैक हब प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पर, एक सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लूँ मैं, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी, ठीक है। तो देखिए क्या है, आर्य, आर्य का मतलब वैदिक एज की ये बात कर रहे हैं। और वैदिक एज में देखिए क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, वैदिक एज में देखिए क्या है कि घर, ठीक, घर जो है भाई सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई घर
ठीक। तो सबसे छोटी इकाई घर है और घर के मुखिया को क्या बोलते थे? कुलपति। घर या कुल, घर, ग्रह या कुल, और घर के मुखिया को कुलपति बोलते थे या कुल के मुखिया को क्या बोलते थे? कुलप बोलते थे। अब बहुत सारे जब घर या कुल मिला देते थे तो उससे जो यूनिट बनती थी उसको क्या बोलते थे? ग्राम। और ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामड़ी बोलते थे, ग्रामड़ी। बहुत सारे गांव का ग्रुप क्या कहलाता था? विस कहलाता था। और विस का जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसको क्या बोलते थे? विसपति। और उसके बाद बहुत सारे विस को अगर जो मिला देते थे तो वो बन जाता था जन, या पूरा का पूरा कबीला। और जो जन होता था, जन के मुखिया को हम राजा कहते थे या राजन कहते थे, या राजा या राजन की जगह पर एक वर्ड और यूज किया जाता था, एक वर्ड और यूज किया जाता था जो है जनस्य। ध्यान रखना आप, जनस्य। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर एक वर्ड और है जनस्य। ठीक है। और कबीला जो है, कबीला के जो मुखिया को क्या बोलते थे? गोप बोलते थे। ठीक है। तो ये जन या कबीला इंटरचेंजेबल है, तो जन या कबीला इसके लिए हम लोग यूज करते थे। जन या कबीला के मुखिया को राजा, राजन, जनस या गोप कहते थे। ठीक है। और ग्रह या कुल, इसके मुखिया को कुलपति या कुलप बोलते थे। तो ये यूनिट थी। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि वैदिक एज में क्या हुआ करती थी, ये 4 टाइप की सभाएं हुआ करती थी या समितियां हुआ करती थी। एक को बोलते थे समिति। ये जो समिति थी, ये समझ लीजिए कि आज की लोकसभा है, और आज की लोकसभा का मतलब यही राजा का चुनाव करती थी। ध्यान देना, इन्हीं से सारे से आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या करती थी? ये राजा का चुनाव करती थी। ध्यान देना। ठीक है। सभा, ये सभा जो होती थी इसमें वृद्ध पुरुष, ठीक है, वृद्ध जो पुरुष है और महिलाएं भाग लेती थी। ध्यान देना, ये भी यही पूछ लेगा कि फीमेल किस में भाग लेती थी, तो इसमें वृद्ध पुरुष और महिलाएं भाग ले सकती थी। और ये जो सभा है मेनली ये न्याय करती थी, न्याय करने का काम। ठीक है। तो ये न्याय करने का काम करती थी। और ये जो सभा और समिति, दो ये जो संस्थाएं ये राजा पर कंट्रोल रखती थी। उसके बाद देखिए विदत, और विदत जो है सबसे ज्यादा बार जो है इसी का विदत का ही उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 122 बार विदत का उल्लेख हुआ है। विदत का मतलब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है महिलाएं भी भाग ले सकती थी और पुरुष भी भाग ले सकते थे, मेल एंड फीमेल। और इसका मेन काम था कि धार्मिक कार्यकलाप जो है, धार्मिक कार्यकलाप उनको देखना, ठीक है, और सैन्य गतिविधियों को देखना, ये सब देखती थी विदत। और गण का मतलब होता था ये जो कुलीन लोग होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, कुलीन लोग, उनकी ये संस्था थी गण। तो समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 टाइप की सभाएं या समितियां होती थी। ये जो मैंने लिखा है ये भी आप ध्यान रखना। ठीक। और ये जो ऊपर मैंने आपको समझाया, इसी से क्वेश्चन देखो आपका हो जाएगा। तो राजन, राजन किसको कहते थे? तो राजन, इसका मतलब क्या है? ये जो जन होते थे उसके मुखिया को बोलते थे राजन। परिषद का मतलब सभा है। ये जन आपको समझ में आ गया होगा। ये गण, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई कौन सी थी? सामाजिक इकाई पूछ रहा है तो ये जन है ना, जन। सामाजिक इकाई कौन सी है? एक बार देखो जरा, सामाजिक इकाई है जन। ठीक। उसके बाद देखिए 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो मैंने अभी पिछली वाली साइड जरा ध्यान करो, ये मैंने आपको बताया था। एक बार देखते हैं कहाँ पे बताया था। और एक सेकेंड, ऋग्वेद, ये देखिए कि भक्ति के बारे में ऋग्वेद में है, गायन के बारे में सामवेद में है, यजुर्वेद में कर्मकांड यज्ञ के बारे में, अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र लोक परंपराएं और भूत प्रेत। तो अब आप इसको लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब बुरी आत्माएं, इसको लगाइए अथर्ववेद। 35 या 14, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो न्याय के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो न्याय के लिए कौन जिम्मेदार था भाई? क्षत्रिय। वैसे व्यापार के लिए शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा, ब्राह्मण यज्ञ करेंगे और करवाएंगे। ठीक है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? तो सीधी सी बात है कि आप लोग अपने घर में भी सुनते होंगे कि धर्म, ठीक, और उसके बाद सुनते होंगे अर्थ, और उसके बाद आप सुनते होंगे काम, और उसके बाद क्या सुनते होंगे? मोक्ष। तो जीवन जो है वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका जो संबंध है, जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें से अर्थ तो धर्म मोक्ष ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, सिद्धि नहीं है।
ठीक है। इनको बोलते हैं चार पुरुषार्थ हैं ये, ठीक। एक बात और, चार पुरुषार्थ तो ये हो गए। अगर जो आपसे अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि चार आश्रम कौन कौन से हैं, तो उसका भी आप जान लीजिए। तो चार आश्रम कौन कौन से हैं, तो चार जो आश्रम है, चार आश्रम का मतलब देखिए क्या हो गया कि पहला जो आश्रम है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। ये जो तीनों आश्रम हैं किस उपनिषद में दिए गए हैं ये पूछ ले तो, सॉरी, हाँ हाँ सही है, किस उपनिषद में दिए गए हैं, तो जबालोपनिषद, जबालोपनिषद, ठीक, जबालोपनिषद में दिए गए हैं। और इसका मतलब इसमें क्या किया गया है कि इंसान की एज को ये मान के कि इंसान 100 साल जिएगा, और इन 100 सालों को क्या किया गया है, 25-25 सालों में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब 0 से 25 साल तक इंसान को ये फॉलो करना चाहिए। उसके बाद 25 से 50, मतलब ये वाले जो 25 साल हैं इनमें गृहस्थ जो बन के रहना चाहिए, और उसके बाद जंगल में अपना जो है वो चला जाए, मतलब शांति वगैरह लेने के लिए। तो 25 से 50 हो गया ये, और 50 से 75 हो गया वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास ले लेना चाहिए। तो 75 से समझ लो 60 हो गया ये, ठीक है। मतलब ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 है ये, ध्यान देना, 75 से 100, ठीक है। तो ये हो गया। तो चार आश्रम के बारे में पूछा जाए तो जबालोपनिषद आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं। तो वैदिक मंत्रों, अब देखो, या भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वैदिक जो मंत्र है उसका संग्रह, तो हमने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया कि उसमें क्या है, इतने सूक्त हैं और इतने मंत्र हैं। तो एक बार देख लो जरा। देखिए, वैदिक जो चारों जो हमारे पास जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको हम संहिता कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, संहिता का देखिए मतलब होता है, जैसे आपने आईपीसी पढ़ा है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। तो जहां कहीं भी देखो ये वर्ड इंडियन पेनल कोड का मतलब, इसको हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। देखो, जहां कहीं भी इंग्लिश में कोड वर्ड आ जाए या हिंदी में संहिता वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लिख के, बहुत सारे पेजेस में बहुत सारी चीज़ों को लिख के और बाइंडिंग करके किताब बना दी गई है। तभी तो हम बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी की किताब का मतलब क्या है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। इसका मतलब जितने भी दंड दिए गए हैं वो इस किताब में दिए गए हैं, आईपीसी में दिए गए हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। हालांकि अब इसका नाम चेंज हो गया है, आईपीसी का नाम चेंज करके ये करंट का क्वेश्चन आ सकता है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो संहिता का देखो मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुत सारी चीजें बाइंड करके किताब में लिख दी जाए। तो ऋग्वेद में क्या किया गया, बहुत सारे मंत्रों को क्या किया गया है, एक बाइंड करके किताब में लिख दिया गया है। तो उसको बोलते क्या है, इसलिए ऋग्वेद संहिता बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग सामवेद संहिता बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह को क्या बोलेंगे, संहिता बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना किया, और आपका देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से और इतने मन से जो है वीडियो को देखा है। हम लोग यहाँ पर देखिए क्या है, हिस्ट्री जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो इस लेवल पे कर रहे हैं कि आगे के जो एग्जाम है उनमें जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएं, क्योंकि हम लोग सिर्फ वही जो क्वेश्चंस है वही नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास की चीज़ों को भी देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो जो है ये देखने के लिए, और ऐसे ही आप हम लोगों के साथ बने रहिए। ये जो परिवार है ये आगे बढ़ता रहे, और वीडियोस को लाइक कीजिए, जो चैनल है करियर क्रैक हब, इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ों की नोटिफिकेशन आ सके और हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन बना रहे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।